हाँ भाईजान, कहाँ तक पढ़ा दिया था? यहाँ पढ़ा था, राइट। तो मैंने आपको फ्री कंसेंट के मैंने आपको फ्री कंसेंट के बारे में बता दिया था। यस, बता दिया था या नहीं बताया था? बता दिया था ना भाई। ओके, नाउ जरा गौर से मेरी बात सुनना। मैंने लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्लिगेशन, कंसिडरेशन का तीनों मिक्स करके बताया था। अभी मैं आ रहा हूं राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट को कोई लिखने की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो नीड टू राइट द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो नीड टू राइट द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, विच आर obliged to be written, जिनको लिखना जरूरी होता है, विच आर ऑब्लिगेटरी, कि उनको लिखा जाए, वरना कॉन्ट्रैक्ट को लिखने की जरूरत नहीं होती। मैं मिसाल दूं, आप रोड पे चलते हुए जा रहे हैं, आपने ठेले वाले के पास गए, आपने पूछा लंगड़ा कितने का दिया है? ठेले वाला कहेगा लंगड़ा मैंने 100 रुपए किलो दिया है। आपने उसको 100 रुपए दिए और आपने उससे 100 रुपए के लंगड़े आम ले लिए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या आपने वहां पर लिखाई पढ़ाई करी या नहीं करी? नहीं करी ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो है। देयर आर टू पार्टीज, ठीक है, देयर इज अ प्रॉमिस, देयर इज ऑफर, देयर इज एक्सेप्टेंस, देयर इज कंसिडरेशन। क्या लिखने की जरूरत है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप गए, आपने कहा भाई चिंटू कैंडी है, उसने कहा चिंटू कैंडी है, आपने कहा यार दे दो जरा 4 चिंटू कैंडी दे दो, आपने 5 रुपए दिए, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट का लेटर निकाला और आपके सामने लिखना शुरू कर दिया। आप कह रहे हो ये क्या है? वो बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप 4 चिंटू कैंडी खरीद रहे हो और 5 रुपए दे रहे हो। ऐसा होता है? Yeah, you go to a store, you go to many store, you buy something from there, right? So does it happen that you need to file or you need to sign a contract in order to buy something? No, you can buy it easily, whatever you want, yes or no. So there is no written contract for that. It means that there are innumerable contracts which you are doing every day. आप लाखों हजारों कॉन्ट्रैक्ट हर रोज कर रहे होते हैं, जो आपको भी नहीं पता कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, yes or no? Yes, गुड। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या लिखना चाहिए है? हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है कि लिखाई मांग रही है तो कॉन्ट्रैक्ट को लिखना चाहिए है। जैसे अगर निकाह हो रहा है दो लोग के दरमियान, तो उस चीज को आप लिख लें तो एक एविडेंस के तौर पे वो इस्तेमाल किया जाता है। ओरली निकाह को पहले तो नहीं लिखा जाता था, जब पहले तो जरूरत नहीं पड़ती थी लिखाई पढ़ाई की इतनी, लेकिन अब यह है कि उसको लिखना पड़ता है क्योंकि माहौल वक्त के साथ चेंज होता जा रहा है ना, इसी वजह से उसको लिखना पड़ रहा है। आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, अब मेरी बात जरा समझना। एक कंसेप्ट होता है लिखने का और एक कंसेप्ट होता है रजिस्ट्रेशन का। ये मैं थोड़ी देर में बल्कि आपको समझाता हूँ। रजिस्ट्रेशन का मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। अभी आप इसका जवाब जो है जुबैर साहब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। आप थोड़ा वेट करें, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले होते हैं। चार्टर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, घर खरीदने वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपने फर्ज करें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा लाओ भाई 2 करोड़ रुपए दो, आपने कहा ठीक है 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। बदले में 2 करोड़ रुपए की मैंने कहा चांद का एक टुकड़ा ले ले, मैंने कहा ये मरकरी की छोटी जमीन ले ले, और मैंने कहा साथ में जो है ये जो है ना अपना जुपिटर, जुपिटर पे जो कॉर्नर वाला मकान है ये तुम्हारा। तो भाई क्या टर्म्स में कोई सर्टेनिटी है? क्या सर्टेन टर्म्स हैं या अपनी तरफ से टर्म्स हैं? क्या इनकी सर्टेनिटी है? ये सेल्फ टर्म्स है ना। एग्जैक्टली, देयर इज नो सर्टेनिटी इन इट। एक और मैं मिसाल दूं, ठीक है, इसकी एक और अच्छी मिसाल देता हूं। सुनो, मैंने आपसे कहा आप अपनी, जो मैंने कहा मेरी गाड़ी खरीद लो, आपने कहा मैं आपकी गाड़ी खरीद रहा हूं, आपने मुझसे पेमेंट करी, मैंने आपसे गाड़ी ले ली, ठीक है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें वेग लग रहा है या सही लग रहा है? जनाब, क्यों वेग क्यों लग रहा है? और सही क्यों लग रहा है? भाईजान, इंजन नंबर, चेचिस नंबर, कलर, मॉडल, ये सारी चीजें कहां है? If there is any certainty into the contract? No, there is no certainty in the term. Yes, amount भी डिटरमिन किया। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, specific information is not given.
This is basically the validity of the contract. Everything has to be clarified in the contract with clear terms. जो भी agree हो रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा एक और सुनो. मैंने आपसे contract sign किया. मैंने कहा एक मिनट, ये साइलेंट कर दूंगा जरा, इसको एक मिनट वेट करना. बोलो बेटा. हेलो, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, क्या हुआ? नहीं वो नीचे है. तो फिर सब तू बोले, तू बोल दे. सॉरी भाईजान, क्या ये जरा मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ. ये मेरा फ़ोन जो है ना, ये पूरा दिन जो है ना मुझे बहुत तंग करके रखता है. मेरा बस चले ना तो इस फ़ोन वोन को जो है ना मैं तबाह बर्बाद कर दूँ. इस मोबाइल फ़ोन को मैं अपनी जो है ना ख़त्म कर दूँ, इस मोबाइल फ़ोन को दुनिया से. आई एम सॉरी. अच्छा सुनिएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा था. लेट सपोज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. मैंने कहा यार एक काम करते हैं, आपने क्या, मैंने कहा यार मैं आपको जो है एक डायमंड नेकलेस दूंगा, राइट? आप खुश हो गए, आपने कहा वाह भैया लड़का आज डायमंड नेकलेस दे रहा है, ठीक है. तो मैंने कहा डायमंड नेकलेस दूंगा. बदले में मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, आप छत से कूद जाओ. तो आप क्या करेंगे, आप बताइए, आप क्या करेंगे? आप मानेंगे मेरी बात? आप क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. या फिर आपने देखा होगा लड़के बहुत सारे ये कहते हैं मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा, मैं तेरे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, और मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा. अरे बोलो मैं तेरे लिए चाट ला दूंगा, समोसे ला दूंगा, पकौड़े ला दूंगा, वो बात समझ में भी आती है. चांद तोड़ के ला दूंगा, तारे तोड़ के ला दूंगा, अरे बाबा कैसे लागे दोगे? क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है? नो. सो whenever you are signing a contract there has to be some possibility. आप रियलिटी की बात करें, आप मुंह की मत दें. मेरी बात समझ रहे हो? आप रियलिटी की बात करें. ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके. अच्छा, अब जरा गौर से सुनना. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड होते हैं. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कानून में लिख दिया गया है कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी कानूनी कोई अहमियत नहीं होगी. कानून में ये बात लिख दी गई है कि अगर आप ये ये करेंगे तो मिक्स हो रहे आसान है. सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स में ये समझो कि जो टर्म्स मौजूद हैं वो या तो इनकम्प्लीट हैं या नॉट क्लियर है. पॉसिबिलिटी में ये समझो कि जो टर्म्स मौजूद हैं वो कंप्लीट तो हैं पर आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते. आगे बढ़े. सर्टेनिटी ऑफ टर्म में आप ये समझे कि टर्म्स या तो इनकम्प्लीट हैं, ठीक है, या क्लियर नहीं. पॉसिबिलिटी में ये है कि टर्म्स क्लियर भी हैं, कंप्लीट भी हैं, पर परफॉर्म नहीं कर सकते. क्लियर है, तुम मुझसे गाड़ी ले लो, मैं तुम्हें बदले में गोली मारूंगा. क्लियर है, टर्म क्लियर है. गाड़ी लेना, गोली मारना क्लियर है. लेकिन क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है? बिल्कुल है. लेकिन आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये हो. यस और नो? वुड यू वांट इट टू बी हैपन? नहीं चाहेंगे ना. वेरी गुड. अच्छा अब सुनिएगा. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो. अब सवाल ये पैदा होता है सर व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. तो सुनिएगा, आपने फैशन फिल्म देखी है? यस, फैशन देखी? सुनिएगा, नहीं देखी? अच्छा मैं बताता हूँ. आपने देखा होगा अब बहुत सारे ये मॉडलिंग एजेंसी के अंदर, मॉडलिंग एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ. मॉडलिंग एजेंसी में बेटा जो लड़कियां होती हैं
या लड़के भी होते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि आप 3 साल तक शादी नहीं कर सकते। कितने साल तक? 3 साल तक। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको शादी करने से रोके, वो वॉइड होता है। आप बेशक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी कानूनी अहमियत हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया शादी ना करने का, इसकी कानूनी अहमियत नहीं है, ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है, लिख दिया गया है कि इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। अगर लेट सपोज मैं आपसे बोलूं भाई कोई बिजनेस करो, क्या करो? कोई बिजनेस करो, लेकिन आप बोले, आप कॉन्ट्रैक्ट मुझसे साइन कर लें, उज़ैर तुम जलेबियां नहीं बेच सकते। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उज़ैर जलेबियां नहीं बेच सकता। इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। यू कैन नॉट स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग सम बिजनेस। इसकी एक्सेप्शन है, वो बाद में बात करूंगा। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला कि भाई, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने आपसे बोला, जरा समझिएगा, मैंने आपसे बोला कि मेरे साथ डकैती हुई थी। लेट सपोज मेरे साथ डकैती हुई, मेरे सीने पे पिस्तौल रखी और मुझसे 2 मोबाइल फोन, मेरा वॉलेट, मेरी घड़ी, सब कुछ लेके चले गए, मुझे खाली कर दिया। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको बिजनेस करने से रोके, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है, वो बाद में बात करूंगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ डकैती हुई, मैं रोड पे खड़ा हुआ था, 2 बंदे आए, सब कुछ मेरा लेके चले गए, हर चीज, मेरा वॉलेट, मेरे पैसे, मेरे 2 मोबाइल फोन। मैंने कहा लड़कों क्या हुआ? कहने लगे हम गरीब हैं, हम लूटने आए। मैंने उनको सब कुछ दे दिया। अब मुझे बाद में पता चला कि उनको पुलिस ने पकड़ लिया। जब उनको पुलिस ने पकड़ा तो उनके घर वाले मेरे पास आए। मैंने कहा आ जाओ। आ गए। घर वाले मुझसे कहते हैं यार आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैंने कहा क्या कॉन्ट्रैक्ट? वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप अपने तमाम केसेस वापस ले लो। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे बदले में आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे बदले में नई सिविक चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया या नहीं हो गया? भाईजान कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या लीगली बाइंडिंग है? नहीं, इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि मैं किसी को भी या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी को कानूनी मदद लेने से रोके तो वो वॉइड होता है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी को कानूनी मदद लेते हुए रोके वो वॉइड होता है। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है, आर्बिट्रेशन। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यहां तक क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं बेटा के हाथ से लिख दिए गए हैं सुनहरी अल्फाजों में कि अगर आप ये करोगे ना लड़के तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं। यहां तक क्लियर है? एक्सीलेंट। अब मैं बात करूंगा सालन के। अब इंग्रेडिएंट समझते हैं ना, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। अब देखें, सबसे पहली बात फ्री कंसेंट होना चाहिए है, यस और नो। बताया था। दूसरी बात, दोनों पार्टीज के दरमियान लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए है, इलीगल नहीं, लीगल रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, बताया था।
लिखना चाहो तो लिख लो अगर कानून कहता है, वरना नहीं लिखो। उसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी होना चाहिए है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंसिडरेशन के बगैर हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन लाजिम है। क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है? जी भाईजान, क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं हो? सोच के जवाब दे बेटा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन समझ गए ना? आलू ले लो, आलू के बदले में पैसे देना, दैट इज कंसिडरेशन। क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है? कंसिडरेशन क्या होती है, मैं मिसाल देता हूं। ये ग्लास है, मैंने कहा भाई ये ग्लास मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं। आपने मुझसे ग्लास लिया, मैंने आपसे 100 रुपए लिए। ये ग्लास कंसिडरेशन है, 100 रुपए कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं, वो इलीगल कंसिडरेशन है आयशा। ना चाहते हुए ने कहा नहीं, ये तो फ्री कंसेंट का हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, फ्री कंसेंट के जुमरे में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा फिर अगर कंसिडरेशन हो गई। अर्चना ये कह रही है यार भाईजान, माशाल्लाह, चंद लोग आप लोगों में से अरबपति होंगे, चंद लोग करोड़पति होंगे, चंद लोग लाख लखपति होंगे। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यार अब्बा ने गाड़ी तुम्हें गिफ्ट में दे दी, अब्बा ने गाड़ी तुम्हें गिफ्ट में दे दी। गिफ्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या अब्बा को तुमने बदले में कुछ दिया? नहीं, लेकिन अब्बा ने तुम्हें गाड़ी गिफ्ट में दे दी। गिफ्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। गिफ्ट की मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। हाँ, दुआएं देते हैं। गिफ्ट की मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। तो गिफ्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होती है। नेचुरल लव, यस, इट्स अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और नेचुरल लव एंड अफेक्शन को अगर आप लिख लेना तो वो कॉन्ट्रैक्ट लाजिम हो जाता है। ये मैं अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा साथ साहब आपको। नेचुरल लव एंड अफेक्शन को अगर लागू करना है ना, आप उसको लिखवा लो। बीवी ने कहा कि यार अरे मैं तो तुम्हारा हर काम करूंगी, तुम मुझे एक डायमंड नेकलेस दिला दो। तुम लिख लिख अभी लिख अभी लिख, लिखवा लो। और फिर देखो इसको लागू किस तरह करना है। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें तरीका थोड़ी सी देर में। वो बताता हूँ मेरे को। यहां तक क्लियर है? तो कंसिडरेशन, बगैर कंसिडरेशन की गिफ्ट एक ऐसा होता है जो कि आप दे सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन बाद में बात करूंगा, अपने आप एक चैप्टर है। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के बारे में बता चुका हूं भाई। किसी पागल से कॉन्ट्रैक्ट ना कर लेना, किसी बच्चे से ना कर लेना। कैपेसिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ना, और भी लोग और भी चीजें आती हैं, लेकिन वो बाद में बात करूँ। अच्छा, कोई भी अग्रीमेंट जो है, ये अग्रीमेंट आपको पता है क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड, और सब्जेक्ट मैटर उसका होना चाहिए प्रॉपर। यहां तक क्लियर है? सब्जेक्ट मैटर समझे? सब्जेक्ट मैटर है कि मतलब ये जिस चीज के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो चीज मौजूद होना चाहिए। वेट करना। कैसे चाहिए थे? बस लेक्चर दे रहा था। मैं आपको तकरीबन अभी लेक्चर का भी सेशन है मेरा, ठीक है? तो मैं 10 बजे करूँ, हो गया। ये फर्श भी जो है ना थोड़ा चिपक रहा है। फर्श भी है ना जरा वो चिपकने वाला फर्श हो रहा है। अच्छा कहा था? अरे बाबा, पूरा रिपीट। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो कि लिखा गया हो कि ये चीज जो है ना अगर आप करेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा जाएगा।
जैसे अगर मैं आप लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, आप सब बच्चों के साथ कि आओ बच्चों मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं तुम सबको ए दूंगा, लेकिन बदले में तुम सब अगले 4 साल तक शादी नहीं करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर। जब मैं आप लोग के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड है या वॉइड है? वैलिड नहीं है ना? ये भाईजान क्लियर हुआ नहीं हुआ? भाईजान क्लियर हुआ? अच्छा आगे सुने। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर के बाहर समोसे नहीं बेच सकते, ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोई काम करने से आपको रोके, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के 2 मिसालें दी, शादी करने से रोकना या काम से रोकना। इसी तरीके से अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करूं कि आप कोई लीगली रेमेडी अवेल नहीं कर सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निकाहनामा पे ये लिखवा दूं क्लॉज के लड़के लड़की कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये क्लॉज की कोई अहमियत नहीं है, इट विल बी एन इनवैलिड क्लॉज, नॉट एप्लीकेबल इन लॉ। ओ यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यार, रीजन क्या है? ये शादी करना इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यार। मैं तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को रोक लूं तो तुम क्या कहोगे? यार इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं कि ये काम की बात है या नहीं है, ये तो बंदे बंदे पे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा आगे सुनिएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किस तरीके से होता है? मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए हैं, याद रखिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है मेरा इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अक्सरों का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो गलत करते हैं ना, गलत करते हैं जो मॉडल्स वगैरह ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है, देयर इज नो कानूनी अहमियत ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू आर स्टॉपिंग समबडी फ्रॉम गेटिंग मैरिड। it's a right of everyone, he or she can get married with whatever। आप किसी से भी शादी कर ले यार, 18 साल के बाद आप sui juris हैं, you can marry whomever you want, you go and marry that person, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप sui juris हो जाते हैं, you are capable of making your own decision। यार ये तो नालायकी है ना ये नालायकी है बेटा। आप क्या पता नहीं, आपके मुल्क में कानून का लोगों को पता नहीं है बहुत से। जैसे बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट आपको दे रही होती है, कहती है हमारे पास पैसा लगाओ और हम आपको, भाईजान ये बाहर उनके मेमोरेंडम में लिखा होता है, बल्कि ये इस चीज़ की ज़्यादा थोड़ी है। मेमोरेंडम में उनकी बात लिखी होती है कि पॉन्जी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, फिर भी वो कर रहे होते हैं, पिरामिड ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होते, फिर भी वो कर रहे होते हैं, तो ये तो चीटिंग है। अच्छा आगे बढ़िएगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किस तरीके से होता है। तो सबसे और बुनियादी पहलू कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का क्या है? आप रोड पर गए, आपके सामने रखे हुए थे केले, आपने केला छीला और खा लिया, आपने दूसरा केला छीला और खा लिया, आपने तीसरा केला छीला और खा लिया, उसके बाद आप जाने लगे, वो जो बंदा केले बेचने वाला है वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? भाई पैसे दे। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने केले खाना शुरू किए तो आपने ऐसी हरकत कर दी कि सामने वाले को पता चल गया कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप गाय लेने के लिए गए मंडी, ठीक है, आपने वहां देखा बैल, ठीक है, वो मालिक उसका आया, बात चल ही रही थी कि आपने मोरा पकड़ा था, सुजुकी रोको, आपने चढ़ा दिया सुजुकी के ऊपर उस बैल को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नेट सही चल रहा है मेरा? नहीं, फोर्सफुली है कि नहीं?
मर्जी से, रजामंदी, अभी अभी वो फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली का मतलब क्या, आपने जैसे ही उसको सुलूकी पे चढ़ाया, इसका मतलब ये है कि आप उसकी बात से मुत्तफिक कर गए हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया है, ये मतलब है सर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे हो सकता है, सबसे पहले आपने कोई ऐसी हरकत करी जिससे यह जाहिर हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा, आप गए अपना, मैं आया, मैं गया पढ़ाने के लिए, लेट सपोज इकरा यूनिवर्सिटी आया भगवान, मैं बैठा चांसलर के सामने, वाइस चांसलर के सामने, वाइस चांसलर ने कहा कि आप पढ़ाएंगे, मैंने यूं करा, आप इतने पैसे में पढ़ाएंगे, मैंने यूं करा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉडिंग माय हेड, आई एम सेइंग दैट यस आई एम एग्रीइंग। तो कॉन्ट्रैक्ट मुंह से जरूरी नहीं है बोलना, आप कोई ऐसी हरकत भी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है भाई मेरे, ठीक है। आपने देखो घर के बाहर, अरे इसकी बेहतरीन मिसाल है, और मैं दूं, लेकिन ये मिसाल यहां पर फिट नहीं बैठती है, लेकिन फिर मैं दूं। वापिस हैंग करूं, ऐसे भी काम आ सकते हैं। अच्छा आगे सुनिएगा, मैं कहा था, गाड़ी जाती है, रोड पे रुकती है, जैसी रोड पे रुकेगी एक बच्चा भागा हुआ आएगा, आपकी गाड़ी को उठा के ऊपरी शीशा साफ करना शुरू कर, होता है ना, होता है ना। क्या आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं तुझे 5 रुपए दूंगा, तू मेरी गाड़ी का शीशा साफ कर दे? नहीं, वो शीशा साफ, अगर आपको नहीं कर, आप होए हटो, फौरन मारते हो, हट सामने से, यही करते हो ना। लेकिन अगर आप उसको करने देते हो तो उसके बाद शीशा खोल के आप उसको 5 रुपए दे, यस और नो, यस और नो। तो ये भी मिसाल है, ये पढ़िएगा, सर हिला देना, आपने सर हिला दिया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने उठा के आम खा लिया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या कोई ऐसी हरकत कर दी है जिससे जाहिर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इज बाय कंडक्ट। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरकत ही काफी है। क्लियर हुई बात, मुंह से बोला जाता, अक्सर औकात सिर्फ आंखों आंखों में काम हो जाता है, यस, वही वाली बात है। आगे बढ़े, या तो कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करेंगे अपनी हरकतों से, अगर हरकतों से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आप फिर लिख के करेंगे। कैसे करेंगे? लिख के। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिख के कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या मसला है भाई। आप आओ मेरे पास, देखो, आप आओ मेरे पास, आगे बैठो, आप बोलो यार उजैर भाई मुझे आपका ये घर खरीदना है, मैं कहूंगा ठीक है आ जाओ। हम दोनों बैठे, हम दोनों बैठने के बाद जो है हम लोग साथ में बैठे, और साथ में बैठने के बाद जो है ना, मैंने कहा चलो ठीक है भाईजान आ जाओ, तो आप आ गए मेरे पास, ठीक है। आप जब आए मैंने कहा ठीक है आओ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा मेरा घर खरीद दो, मैंने आपको, आपने मुझसे कहा ठीक है मैं 4 करोड़ देता हूँ, मैंने कहा 4 करोड़ दो, आपने मुझे 4 करोड़ दिए, और मैंने पूरा आपके साथ बैठ के एक अग्रीमेंट किया। एक अग्रीमेंट करने के बाद जो है एक एग्रीमेंट करने के बाद जो है उसको मैंने अपने पास रख लिया, ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने लिख के करता हूँ ना, दैट इज बेसिकली अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैं इसको एक समझाने के लिए आप लोग को एक अच्छी चीज समझाता हूँ। Is whiteboard visible to you guys? आने का रिटर्न ही होगा बेटा, स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट है, नहीं का रिटर्न होगा। अब सुनिएगा, अब सुने, ये मैं हूं, सही है भाई,
थैंक यू, थैंक यू, कभी जरूर नहीं किया हमने, ठंडा भी नहीं चाहिए। ये आप है, सही है, क्लियर हुआ? ये मैं हूं, ये आप है। अब ये यार क्लास में नहीं बैठा वरना यार ये टाइट में, मैं आई एम अ वेरी गुड पेंटर बाय द वे। क्लास में अगर मैं बनाता हूँ डायग्राम को तो देखने वाली है। ये हमारा घर है, मेरा घर है, मतलब हमारा नहीं, मेरा घर है, दिस इज माय हाउस, सही है, दिस इज माय हाउस, राइट? हाँ भाईजान, शो नहीं हो रहा साथ साहब, आपको पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सबको तो दिखाई दे रहा है। आपको नजर आ रहा है, मैं नजर आ रहा हूं, आप अपने आप को भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं और घर को भी देख रहे हैं, ठीक है, सही है। हमने सोचा, आप मेरे पास आए, कहने लगे यार मियाँ ये घर बेच दो। मैंने कहा कोई मसले की बात ही नहीं है कोई, सर सर व्यो सही व्यो। मैंने आपको बिठाया, मैंने कहा सही कितने में खरीदना है? आपने कहा सही कितने में बेचना है? मैंने बोला सही 1 करोड़ सही, मैं नहीं बल्कि मैंने कहा चलो 4 करोड़, मैंने कहा 4 करोड़ सही। तो आपने कहा चलो 4 करोड़, मैंने कहा ठीक है 4 करोड़ में सौदा हमारा डन हो गया। ठीक है, अब हमने एक अग्रीमेंट किया, ठीक है, ये हमने अग्रीमेंट किया, ये अग्रीमेंट कहलाएगा सेल अग्रीमेंट। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये सेल अग्रीमेंट, ठीक है। इसमें मैं जो हूं वो सेलर हूं और आप जो हैं वो परचेजर है। यहां तक क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? सही। अब सुनिएगा, मैं कौन हूं? सेलर। आप कौन है? परचेजर। ये एग्रीमेंट होगी। ये एग्रीमेंट ओरल है या रिटन है? रिटन। मकान के केस में, मकान के केस में ये जो सेलर होता है ये कहलाता है वेंडर। क्या कहलाता है ये? वेंडर। डर, यस। ये सेली जो होता है ये कहलाता है वेंडी। क्या कहलाता है? वेंडी। या कभी मुश्किल लगे ना सोचने में ये डर और डी में क्या फर्क है, तो एक मिसाल देता हूं। रेहान साहब, मेरे पास पेंसिल पड़ी भी है, मेरे पास पेंसिल पड़ी भी है, मैं पेंसिल देता हूं आपको। तो जब मैं पेंसिल दे रहा हूं, आप पेंसिल क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। मैंने पेंसिल दी, आपने पेंसिल ले ली। यस और नो? मैंने रेहान साहब आपको पेंसिल दी, आपने पेंसिल ले ली। आपने ले ली है ना? तो जब आपके पास चीज आ जाती है तो आप ली हो जाते हैं। तो जिसके पास चीज आ रही है वो ली होता है, इस वजह से उसको वेंडी कहते हैं। ये छोटी सी मैंने हिंट याद करवाया। बेलर बेली, बेलर देने वाला, बेली लेने वाला, सही है। तो जब आपके पास चीज आ रहा, आप ले रहे हैं ना चीज को, मैंने ले ली, मैंने किताब ले ली, मैं वेंडी। या एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब याद रहेगा बेटा, भूल होगी नहीं, मैं बता रहा हूँ, भूल नहीं देता है मैं किसी को। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये मैंने अपनी खुद निकाली है, ये चाइना की तो नहीं है, मेरी अपनी है। ये आगे सुनिएगा, अलबत्ता मैं शावर से आया हूं। आगे बढ़े। हाँ ये बात तो सही है। आगे बढ़े भाई, भाईजान, बढ़ू आगे, नहीं बढ़ू? अब सुनिएगा, बड़ी कमाल की चीज बताने वाला हूं।
बेटा ये प्रैक्टिकल एक चीज बता रहा हूं, कोई भी आप अग्रीमेंट करें practical life में, tell your fathers even, tell your mothers even, whenever they do any agreement, right? ये जो दो पार्टियां होती है ना, सेलर और परचेजर, देख ये लोग कहलाते हैं एग्जीक्यूटेंट और एग्जीक्यूटरी भी, ठीक है? कोई भी अग्रीमेंट हो, हर अग्रीमेंट के सफे के ऊपर अंगूठे के निशान लगेंगे इन दोनों के, और आखिर में अग्रीमेंट के, और जो जो विटनेसेस हैं, दो विटनेसेस कम से कम होना चाहिए। कितने? दो विटनेसेस। ये हो गया वेंडर, ये हो गया वेंडी। इन दोनों के अलावा कम से कम अग्रीमेंट में आपके कितने विटनेस होंगे? दो। ये विटनेस 1, ये विटनेस 2। कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों आप दोनों के राब्ते वाले नहीं हो, होए तो हर्ज नहीं है, लेकिन दोनों राब्ते वाले नहीं है, कोशिश कीजिएगा। और ये जो विटनेस है, ये रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 1779 कानून शहादत चैप्टर 10 QSO 1984। आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। दैट इज एनी एग्रीमेंट, it has to be attested by at least 2 witnesses, right? Thumb impression इस तरह के, क्योंकि you can deny the signature later on, you can deny the signature, right? So there has to be thumb impression on any agreement. ये आप लोग के बहुत अच्छा, try to make recording of that whenever you are doing any agreement with somebody ना, try to get recording of it too. When you make recording of that ना, तो recording is acceptable in 164 कानून शहादत। CCTV cameras footage, they are acceptable now in law as per 164 कानून शहादत, they are acceptable in evidence. Clear हुई बात? ये नहीं हुई? विटनेसेस जानने वाले ना हो तो बेहतर है दोनों साइड के। उसकी वजह यह, अगर जानने वाले होते हैं ना, तो कोई एक विटनेस भी मुकर जाए ना, तो इस डॉक्यूमेंट की एविडेंटरी वैल्यू क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो बेहतर है कि दो विटनेसेस एटलीस्ट होना चाहिए दोनों तरफ। आगे बढ़े, सुनिएगा। अब ये अग्रीमेंट के बुनियाद के ऊपर आप कह सकते हैं कि क्या आप मालिक हो गए? नहीं, नहीं। वो हाँ, हम लोग 18 साल से उम्र के हैं, उम्मीद है कि आप भी 18 से बड़े ही हो गए यार सब, ठीक है? तो आप नहीं कह सकते, नहीं अभी नहीं, जब तक आप ये मकान अपने नाम पर नहीं करवाते। मकान नाम अभी भी मेरे पास है, मकान नाम अभी भी मेरे नाम पे है। कोई बात समझ रहे आ रही है? मैंने आपको सेल तो कर दिया है, लेकिन नाम किसका है? यस, वेरी गुड अरसलान साहब, ट्रांसफर तक मालिक की नहीं हो सकती। फिर आप क्या करेंगे? आप इसको कहेंगे, ये आप मुझसे कहेंगे, यार उदैर साहब एक काम करें, आप इसको मेरे नाम पर भी करवा दें। मैं कहूंगा चलो, एक बंदे के पास लेकर चलता हूं, वो मकान नाम पर करता है। ये ये कौन है? ये होता है रजिस्ट्रार। कौन होता है ये? रजिस्ट्रार। इसके पास तमाम घरों के डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री होती है, और इसके पास तमाम जो डॉक्यूमेंट, घर के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो लिखा होता है कौन मालिक है, कौन क्या है, कब खरीदा, के कितने गज का है, नक्शा है, ये सारी चीजें इसके पास मौजूद होती हैं। ये होता है रजिस्ट्रार। मोटा क्यों बनाया? समझदार हैं आप लोग, ठीक है? ये रजिस्ट्रार होता है, सही है? अब अरे माउस कहाँ है? जब हम दोनों क्या करेंगे? कलर चेंज कर, भाई यार कलर कहाँ से चेंज हुआ? अबे ये क्या हो गया यार? इन चीजों में तो मुझे गुस्सा आता है यार, समझ में नहीं आता। तो यार पेंसिल कहाँ से आती है भाई? यार छोड़ो कलर का, कहाँ से चेंज होगा वैसे कलर? कंट्रोल दैट।
तो यार देखो मजाक नहीं करना, स्क्रीन बंद ना हो जाए, पक्का है ना कंट्रोल सेट? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ कंट्रोल सेट से? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ मैंने ढूंढ लिया, छोड़ दो छोड़ दो। अब देखो, अब हम दोनों जो हैं इसके पास गए, हमने कहा अंकल, इसने कहा जी। हमने कहा हमने मकान अपना खरीद लिया है, इसको हम ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं। इसने कहा कोई गल नहीं लड़को आ जाओ। हम चले गए। इसके बाद इसने कहा कि इस अग्रीमेंट को इसने देखा, और देखने के बाद इसने कहा अब ये अग्रीमेंट को मैं अपने पास रजिस्टर्ड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? रजिस्टर्ड। और इस रजिस्टर के अंदर जिसके अंदर उजैर का नाम लिख रहा था, अब मैं आपका नाम लिख देता हूं। और जब ये रजिस्टर्ड कर दिया तो ये अग्रीमेंट अब अग्रीमेंट नहीं रहा, ये बन गया सेल डीड। क्लियर हुआ नहीं? ये बन गया सेल डीड। इसका मतलब ये हो गया कि ये डॉक्यूमेंट अब रजिस्टर्ड हो गया है और ये प्रॉपर्टी अब किसके नाम पर ट्रांसफर हो गई है? आपके नाम पर। अब क्या मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई शेयर रहा? नहीं। दिस इज बेसिकली रजिस्ट्रेशन। दिस इज बेसिकली रजिस्ट्रेशन। सेल डीड, डीड रिसीट नहीं, डीड, डी डबल ई डी, डीड। बेटा इसका एक बना बनाया फॉर्मेट होता है, ठीक है, और वो 200 साल से वही फॉर्मेट चल रहा है और सब वही छाप देते हैं। इसको पूरा पढ़ते भी नहीं, शर्म भी नहीं आती यार, खुदाई कसम इन लोगों को यार। इसको पूरा पढ़ो। इसके पेज नंबर 2 के ऊपर जो ना इनकम्बरेंस लिखी हुई होती है, वो क्या होती है वो पढ़े बैठ के। आपको पता होना चाहिए इसके क्लॉजेस के अंदर क्या क्या चीज है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। अरे कोई भी नहीं पढ़ता यार, बहुत कम लोग होते हैं। जब कोर्ट में केस जाते हैं ना तब वो वकील पढ़ते हैं, वरना वकील भी अपना प्रॉपर्टी के लिए नहीं पढ़ता। यहाँ तक क्लियर हुआ? पढ़ते हैं वैसे वकील हजरात, बिल्कुल पढ़ते हैं। और ऐसे कोई भी नहीं पढ़ता है, इग्नोर कर देते, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि पीपल आर लाइक क्या है हमारे नाम पे जो ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाट यू वांट। और वो इतने पैसे बेचारे वैसे ही दे चुके होते हैं, डसे हुए होते हैं, क्या करें। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बेटा ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये मैंने आपको बताया कि रिटिन और रजिस्ट्रेशन में फर्क। रजिस्ट्रेशन किसके पास होगी? रजिस्ट्रार के पास। यहां तक क्लियर हुआ? भाईजान क्लियर है? ओके, ये मैं कैंसिल करता हूं। ओके, where were I? Now I'm sharing this document again. Can you see it? ओके। मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको लिखना लाजिम होते हैं? एक होता है परचेज ऑफ इमूव। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो कि इमूवेबल है, जैसे मकान वगैरह, तो लिखना पड़ता है। चार्टा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बाद में बात करके, शिपिंग वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि मोहब्बत की बुनियाद पे किया गया हो, उसको लिखवा लेना चाहिए फौरन ही। मिसाल दो, मैंने, मेरी बहन ने मुझसे कहा यार उजैर तू यूएसए पढ़ने जा, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा रिटन एग्रीमेंट करो। मैंने ये एग्रीमेंट उसके साथ लिख लिया। कल को मुकर भी सकती है ना। मैंने कहा चलो रजिस्ट्रार के पास। मैं रजिस्ट्रार के पास गया, मैंने उसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया। तो जब मैं इसको लिख लूंगा और रजिस्टर्ड करवा लूंगा, अब वो मुकर नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लव एंड अफेक्शन की बुनियाद पे किया गया हो, उसको लिखवा के रजिस्टर्ड करवा लो और सामने वाला बंदा मुकरे, तो वो कानूनी तौर पे लागू होता है कि वो उसको फॉलो करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एन एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लव एंड अफेक्शन, इफ इट इज रिटन एंड रजिस्टर्ड, देन इट इज बाइंडिंग। और आखिर में एग्रीमेंट ऑफ टाइम बार्ट, ये मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूं। अभी बताता हूं बल्कि जी गिफ्ट इस वजह से रिटेन होना चाहिए।
आपको मैं थोड़ी देर में भी, और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ये आपको मैं थोड़ी सी देर में भी आपको मैं बताता हूँ। अजान अजान हो रही है, नमाज का गैप लेने क्या करना है। अच्छा मैं क्लास हो सकता है आज जो है ना मैं 8:45 बजे तक निपटा दूँ। मैं दूसरा अपना लैपटॉप खोल लूँगा क्योंकि मेरा एक लिंक्डइन का सेशन है, ठीक है। तो आई विल बी बिजी इन माय लिंक्डइन सेशन यूके में। तो अब एक काम कीजिएगा, ब्रेक थोड़ी कम कर लेते हैं आज, आप 7:55 तक आ जाइएगा। नमाज तो पढ़नी है ना यार। बेटा लिंकन नहीं, लिंकन सेशन नहीं है ये बेसिकली आई एम अ मेंबर ऑफ लिंकन इन, LINCOLN फिर स्पेस फिर इन, जिसके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेंबर थे, ठीक है। ये बैरिस्टर्स जो होते हैं ना, दे आर मेंबर ऑफ दैट इन, बैरिस्टर्स मेंबर होते हैं। फरूक नसीम हो गया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ये तमाम बैरिस्टर्स वहाँ के मेंबर होते हैं। तो वहाँ का मेरा एक सेशन है, वो वहाँ के कोई जस्टिस साहब हैं वो दे रहे हैं, तो मुझे अटेंड करना है। अभी मेरा 9 बजे सेशन है वो, तो इस वजह से मैं थोड़ा उसमें बिजी हूँ 9 बजे के बाद। अरे मुझे नहीं पता यार, आप देख लो, अगर हो सकता है खुला हुआ या बंद हो गया वो तो कर दिया वो यूट्यूब, मुझे क्या करना है यूट्यूब का यार। बिल्कुल जा सकते हैं। भाईजान मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं क्या यूट्यूब का मेंबर हूँ? ओ भाई, यूट्यूब को गूगल ने खरीद लिया है, गूगल जाने यूट्यूब जाने, मैं क्यों उठाऊं आवाज यार। देखिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ पहले, ये देखिएगा, सुनिएगा। लेट सपोज टुडे इज 2000, कितना गंदा लग रहा है 20, लेट्स चेंज इट यार, let's look back, yeah this is fine, today is 2020 राइट। अब सुनिएगा बेटा, प्रॉपर्टी में क्या एडवाइस चाहिए, इफ यू वांट एनी लीगल एडवाइस इन प्रॉपर्टी देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा। 2020 में आपने मुझे 30 मिलियन रुपीस दिए, आप मेरे पास नंबर है ना आप लोग का यार, 034325888943। अच्छा 2020 में आपने मुझे 30 मिलियन दिए, ठीक है। 2021 में मैंने आपको कहा यार मुझे ये 30 मिलियन दो, मैं आपको डबल करके दूंगा, आपने दे दिए। 2021 में एक, या स्क्रीन नजर आ रही है, इज स्क्रीन विजिबल टू यू गाइस? एक्सीलेंट। 2021 में आप मेरे पास आए और आपने आके मुझसे बोला कि यार मियां, एक साल बाद, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर यू गाइस केम एंड आपने कहा यार वो हमें हमारा मुनाफा और प्रॉफिट तो दे दो। मैंने कहा यार आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, कहां भागे जा रहा हूं यार, दे दूंगा। तो 1 ईयर हैज लैप्स्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग चले गए, फिर 2022 में कितने साल हो गए अब? 2 साल, ठीक है। 2 साल बाद आप मेरे पास आए, आपने कहा यार भाईजान पैसे दे दो। मैंने कहा कहां भागा जा रहा हूं मियां, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूं, आई विल गिव यू मनी, व्हाई आई विल गिव यू मनी। मैंने कहा आई विल गिव यू मनी, मैं कहां भागा जा रहा हूं, मैं तो यहीं मौजूद हूं, क्यों परेशान हो तो मियां, आई विल गिव यू मनी, ठीक है। तो आपने कहा यार ये क्रेडिबल आदमी है, आप लोग घर चले गए।
1 साल और गुजर गया। अब 2023 में आप मेरे पास वापस आए, कितने साल हो गए? 3 साल। आपने कहा यार वो पैसे बाकी हैं सर, वो पैसे तो दे दें। आपने कहा पैसे बाकी हैं, पैसे तो दे दें। मैंने कहा यार कोई मसले की बात ही नहीं है यार, मैंने कहा कोई इशू की बात ही नहीं है यार, आप लोग मुझे कब से जानते हो यार, यू गाइस नो मी, आई एम नॉट रनिंग एनीवेयर, आई एम अ वेरी रिनाउंड पर्सन इन द मार्केट, व्हाई यू गाइस आर वरीड। आपने कहा सही है सर। मैंने कहा यार 3 दिन बाद आ जाओ। आप लोग खुश बाबा, आज पहली बार इसने 3 दिन बाद का टाइम दिया। आप 3 डेज बाद मेरे पास आए। कितने दिन बाद? 3 डेज बाद। जब आप 3 दिन बाद मेरे पास आए, मैंने आपको बोला कौन हो भाई, कौन हो, कौन से पैसे, काहे के पैसे, भागो यहां से। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो अपना सर पीटेंगे, कहेंगे यार ये तो हमें धोखा दे गया। यस और नो? यस और नो? आप लोग कहेंगे यार ये हमें धोखा दे गया, यार ये हमें धोखा दे गया, ये तो बंदा हमें धोखा दे गया। अब आप लोग किसी वकील के पास पहुंचे, उस वकील ने कहा यार उस बंदे ने ऐसा बोला तुम्हें, कह रहा हाँ। उस वकील ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम उस बंदे के पास जाओ और 4-5 मिठाई के डब्बे लेके जाओ और आंटी मुनव्वर का केक लेके जाओ, और बताता हूँ 3 साल गुजर गए हैं, आपको आपने पैसे दिए थे 3 साल पहले, रिकवरी टाइम था 3 साल पहले का, 3 साल गुजर चुके हैं, आपने अब तक रिकवरी नहीं की है। अग्रीमेंट हो कुछ हो, 3 साल गुजर गए, आपने रिकवरी नहीं की है। ठीक है, 3 साल बाद आप पैसे मांगने के लिए अब आ रहे हैं, तो फिर मैंने यार ये बात बोली, मैं पैसे नहीं देता, भागो यहां से। ठीक है, 3 साल गुजरने के बाद ये 3 साल का जो टाइम पीरियड जो गुजरा है ना, ये कहलाता है टाइम का बाढ़ हो जाना। अगर आप पे किसी की रकम कोई बनती है, अगर आप पे किसी की रकम कोई बनती है, तो आप पर लाजिम है कि आप उससे 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट ले लें, वरना कानून भी आपका साथ नहीं देगा। जबरदस्त केक होता है भाई, आंटी मुनव्वर गया। आई एम नॉट मार्केटिंग ओवर हियर, सॉरी। हाँ, तो ये मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया, ठीक है, ये कहलाता है टाइम बार्ड। अच्छा, वकील के पास गए, वकील ने कहा यार देखो परेशान नहीं हो, वकील ने कहा तुम इसके पास जाओ और इसके पास जाके चीजें लेके जाओ बहुत सारी खाने पीने की, इसको पिस्ता बादाम दो और इससे हंस के माहौल में बात करो और इससे बोलो यार हम आपको पूरे 1 साल का टाइम देते हैं। कितने साल का? 1 ईयर। आप हमें हमारी पेमेंट दे दो। और मैंने कहा यार इसको जाके ये वाली बात भी समझाना, ठीक है, मैंने कहा ये वाली बात भी समझाना कि यार कि देखो अगर तुम पैसे खा लोगे तो कब्र में आप सताए जाओगे, ये वो। अब वो बंदे आए मेरे पास, आए मुझसे आके कह रहे हैं यार उजैर भाई यार 1 साल का टाइम देते हैं यार, आप ले लो यार, आप टुक टुक करके पैसे दे दो, कोई मसले की बात नहीं है यार, आप मुनाफा दे दो। मैंने कहा मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा वाह रे, तो मेरे एक ही तड़ी पे हल्के पड़ गए। और उन लोगों ने मुझसे बोला कि यार आप एक एक्नॉलेजमेंट साइन कर लो। क्या कर लो? एक लिख के काम कर लो। मैंने कहा क्या लिखूं? कहते हैं आप लिखो कि आप हमें 6 महीने के बाद जो है पेमेंट देना शुरू कर दोगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। मैंने उनको ये लिखा और मैंने लिख के दे दिया। मैंने कहा 3 साल का तो टाइम गुजर चुका है, ये क्या पैसे लेंगे मुझसे अब यार, कानून इनका सारा थोड़ी देर है, इनको मैं लिख के देता हूँ, चलो मैंने लिख के दे दिया। मैंने कहा जाओ भागो यहां से। ये वो पर्ची लेके, ये वाली पर्ची लेके वो कोर्ट चले गए। कहां चले गए? कोर्ट चले गए। जज ने कहा, जज साहब बैठे हुए थे, जज साहब ने कहा अरे इस पर्ची को देख के कहते हैं इसने ये हरकत करी है, इसको बुला लो। अब मुझे कोर्ट के अंदर बुला लिया। ये जो पर्ची है ये इसकी इतनी अहमियत है कि जो टाइम पीरियड खत्म हो गया है इसको नहीं देखा जाएगा, इस पर्ची को देखा जाएगा। ये पर्ची कहलाती है एक्नॉलेजमेंट। क्या कहलाती है ये? एक्नॉलेजमेंट। तो अगर आपके पास
रिकवरी की रेमेडी खत्म हो जाए, जो 3 साल के अंदर रिकवर करना होता है, तब फिर ये वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाएगी। ये कहलाता है एक्नॉलेजमेंट लेटर, ये एक्नॉलेजमेंट कहलाता है, और ये आप कोर्ट में जमा करवाएंगे, और इससे ये चीज क्लियर होगी कि आप पेमेंट अब रिकवर कर सकते हैं, बेशक 3 साल गुजर गए। भाईजान क्लियर हुआ? अगर एक्नॉलेजमेंट साइन नहीं करे तो फिर लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। यहां तक क्लियर हुआ? तो that was the principle for your time bar, right? This is basically agreement for time bar, that is time have lapsed, and still you can recover the amount by getting acknowledgement of letter from the person on whom the amount is due, so you can get money from him, right? Okay. अच्छा, बाकी इन चारों के अलावा बाकी इट्स ऑप्शनल फॉर यू। इफ यू वांट टू हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, यू मे हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ यू डू नॉट वांट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, देन जस्ट से दैट आई डोंट वांट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट दैट्स इट। क्लियर हुआ? अच्छा भैया ये देख लो। अच्छा, रिटन के बहुत से फायदे होते हैं। एक तो ये है कि इट्स अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी यूज एज एन एविडेंस, और काफ़ी हद तक उसको आप एक अरसे तक अपने पास रख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी हदीसों में भी यही है कि अगर आप कोई अग्रीमेंट शुरू करें तो बेहतर ये है कि आप जो है उसको लिख के रखें, क्योंकि लिखने में बरकत है। भाईजान क्लियर है? यार अब देखो, बात सुनो। अग्रीमेंट अगर आपने बनाना है तो बुलेट में भी बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती। अग्रीमेंट बनाने के लिए मैं आपको दिखा भी दूंगा, एग्जांपल भी दे दूंगा आपको अग्रीमेंट की। मैं आपको बल्कि व्हाट्सएप करता हूँ बहुत सारे सीएल अग्रीमेंट वगैरह ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये पढ़ लो। डिस्प्यूट नहीं होते हैं, और लिखा हुआ जो है एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, अ मैन कैन लाई बट अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट लाई। So what is more credible than the testimony of a person is the written evidence on which he is relying on. So if the person is relying on a written evidence, that is given more weight than the evidence, ठीक है, which he gives orally. It is not mandatory to have thumb impression on any paper, but recently apex court ने held ये किया है कि अगर thumb impression होगा तो वो बहुत strong evidence होता है, क्योंकि a signature can be varied but not the thumb impression। ठीक है? अच्छा, अब यार ये छोड़ दो, ये बेकार बात है, ये भी छोड़ दो, बेकार बात। जो मैं स्लाइड छोड़ने को बोल रहा हूँ वो छोड़नी है। इसमें ये कह रहा है कि भाई साइज मैटर नहीं करता, आपका बस 2 रुपए की भी चीज से ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 करोड़ की चीज का भी हो सकता है, 2 अरब की चीज का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है? ये भी छोड़ दो। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही वाली स्लाइड करनी है। अच्छा सुने, अब सुने, ये वाली स्लाइड करनी है आप 20, स्लाइड नंबर 20 देखिएगा बेटा। कॉन्ट्रैक्ट मैं आखिर में फिर से बताता हूं, वो आखिर में बताता हूं। कॉन्ट्रैक्ट की इनफोर्सेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। 3 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है वैलिड, एक होता है वॉइडेबल, और एक होता है वॉइड। समझना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो वाला होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पाए जाएं। अब इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको? लॉफुल कंसिडरेशन,
लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल, और बताओ फ्री कंसेंट, और कौन से बताए थे? कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर समझे ना? नहीं समझे? या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, या कंसिडरेशन, या एक्सीलेंट, ये तमाम के तमाम अगर पाए जाएंगे, यस वेरी गुड, ये तमाम के तमाम अगर पाए जाएंगे। देखो अच्छा अब बात सुनना, मैंने आपसे कहा यार, मैंने आपसे बोला यार मेरा घोड़ा ले लो, आपने कहा ठीक है भाई घोड़ा ले लो। आपने कहा कितने का घोड़ा? मैंने कहा यार मेरा घोड़ा ले लो आप 10 लाख रुपए में। आपने कहा ठीक है मैं 10 लाख में आपका घोड़ा ले रहा हूं। आपने मुझे 10 लाख दे दिए, अब मेरा काम क्या है, मैं आपको घोड़ा दूंगा अपना। अरे पता ये चला ये घोड़ा तो मर गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, खत्म हो गया है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा या नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लाजिम क्या है कि आपका घोड़ा जिंदा हो। ये सुन लो। अच्छा अब ये दैट इज बेसिकली द सब्जेक्ट मैटर। अब मैं बात करूंगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग क्लियर हो गया? सही है। अच्छा अब होता है एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बेहतरीन मिसाल ये है अगर आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल है। कंसिडरेशन अनलॉफुल का मतलब ये है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ यार आओ यार मेरे घर पे कलर कर दो, आप आ गए कलर करने के लिए। मैं बदले में बोल रहा हूँ यार बदले में मुझसे काम करना, तो मावे की 6 पुड़िया ले लेना। ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल है या इलीगल है? ये है नहीं, है कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं ना, ये वॉइड है। क्या है ये? वॉइड है। समझ में आ रहा है? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो शुरू से होते ही नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट की शुरू से कोई अहमियत ही नहीं होती है, लेकिन चंद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वैलिड और वॉइड के दरमियान लाई कर रहे होते हैं, वो कहलाते हैं वॉइड एबल। क्या मतलब है समझिएगा। मैंने आपके सर पे पिस्तौल रखी और आपसे आपकी गाड़ी मैंने खरीदी और आपको बदले में 2 लाख रुपए दे दिए। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? लेकिन आप अपने घर गए, आपकी अम्मी ने पूछा बेटा कौन आया था? आपने कहा उजैर आया था। आपने पूछा क्या किया? आपने मुझे क्या किया? क्या अम्मी मेरी गाड़ी मुझसे खरीद के चला गया 2 लाख रुपए में पिस्टल दिखा के। आपकी अम्मी क्या कहेंगी कि पंगा ले, या कहेंगी बेटा सो जा, जो हुआ जाने दे? वो ये कहेंगी जो हुआ बेटा, नहीं नहीं यार पंगाले वाली बात थोड़ी करेंगे यार। अब फर्स्ट करो अगर उजैर दाऊद इब्राहिम है, उजैर नहीं है दाऊद इब्राहिम, अब क्या कहेंगे? फिर उसके तुम क्या कहोगे? यार दाऊद भाई 2 लाख नहीं आप 50,000 भी दो, आप गाड़ी ले लो, यही कहोगे ना? यही कहोगे ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री भी हो सकते हैं, अग्री भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कहते हैं आप, ये जरूरी यार क्या हो रहा है यार? हाँ हो गया। हाँ भाई कहा था मैं, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ हाँ, प्रॉपर्टी से एग्जांपल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी देता हूं, सुनिएगा आप। हाँ हाँ, अवॉइडेबल, वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि जो अग्रीव पार्टी होती है, जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, जिस पार्टी ने सफर किया है, वो पार्टी कहती है छड़ यार, मान लेते हैं लड़कियां अक्सर औकात या लड़के ज्यादातर अपनी नापसंद लड़कियों से
ये लड़कियां अपने नापसंद लड़कों से शादियां करती हैं या करते हैं, होता है या नहीं होता है? होता है। और उस वक्त कह लें कि माँ बाप का अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, यस और नो, क्योंकि रिलेशनशिप है ना, बाप का माँ का बच्चे के साथ रिलेशनशिप है। माँ बाप कहते हैं बेटा इससे शादी कर ले, लड़का कहता है ठीक है अम्मी। माँ बाप कहते हैं बेटी से शादी कर ले, लड़की बच्ची कहती है ठीक है अम्मी। दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस पे अगर बच्ची या बच्चा शादी कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरीके से अगर अग्रीमेंट हो भी जाता है ना तो वो वॉइडेबल नेचर का होता है। बाद में जब वो कहते हैं यस ठीक है चढ़ यार अब तो हो गई तो हो गई, अब इसी से ही निभाना है, ठीक है, तो वो हम कहेंगे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा। वॉइड कब होगा? जब आप कहेंगे नहीं बाबा ये उदैर मुझसे 2 लाख में गाड़ी खरीद के लेके गया है ना, मैं इसको बताता हूँ कोर्ट जाके, या आपने कॉन्ट्रैक्ट को माना नहीं, आपने इसको वॉइड कर दिया क्योंकि आप अग्रीव पार्टी। इसी तरीके से मैं कहता हूं यार अब तो हो गई तो हो गई यार, अब तो निभाना है ना, ये वॉइडेबल था, ये वैलिड हो गया। तो इसका मतलब है वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दोनों तरफ जा सकता है, या तो वैलिड भी हो सकता है या फिर वॉइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी अग्रीव्ड पार्टी। यहां तक क्लियर हुआ? तो भाई मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या करना यार? क्लियर हुआ? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, मैं एक बहुत ही खुश आदमी हूँ। खुश नहीं खुश। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम तो हाँ सर चलें, लेट्स सपोज मैं आया आपके पास, मैंने कहा यार भाई एक काम करो, आप अपनी प्रॉपर्टी जो है ना यार मुझे सेल आउट कर दो। आपने कहा यार भाई हम क्यों सेल आउट करें आपको? मैंने बोला ठीक है मैं आपकी प्रॉपर्टी फिर मार्केट में बिकने नहीं दूंगा। आपने कहा आप कौन होते हैं? मैंने कहा मैं यहाँ का प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, मेरी बड़ी चलती है, मैं ये बोल दूंगा इस घर में जिन रहते हैं। आप प्रेशर में आए या नहीं है? आप प्रेशर में आए या नहीं आए? प्रेशर में आया आप? आपने कहा यार चलो ठीक है, क्या आपने कहा कितने में खरीदोगे? मैंने कितने की बेच रहे हो? आपने कहा यार प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है। मैंने कहा यार मैं प्रॉपर्टी लूंगा ये 1.5 करोड़ की, बेच नहीं तो बेचो, वरना अभी मैं जाके मार्केट से खराब कर देता हूँ, कोई भी नहीं खरीदेगा, ना कोई खरीदेगा ना कोई आएगा यहाँ पर। आप बोलो आप प्रेशर में आए या नहीं आए? आए। जब आप प्रेशर में आए अब आप क्या करेंगे? आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने मुझे ये अपना मकान बेच दिया। जब आपने रेडी हो गए, आपने मुझे बेच दिया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट था वॉइडेबल लेकिन वैलिड हो गया, क्योंकि अब आपकी इसमें रजामंदी आपकी आ गई है, मजबूरन ही ठीक आ गई। अच्छा, अब आप आपके पास 2 ऑप्शन, अब आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाके अगर आप यही वाली मेरी हरकत को चैलेंज करें और बोलें मैंने मजबूरी में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वरना मेरी कोई इरादा नहीं था, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट फिर वॉइड करार दे देगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। इन अदर वर्ड अगर फ्री कंसेंट नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल होता है। आप उसको वैलिड भी कर सकते हैं, आप उसको वॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है? भाईजान आपको सिर्फ और सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा मेरी बात सुने, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब जो है ये, जब मैं आपको बताऊं, चलो एक चीज समझा देता हूँ, फॉर सेक समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको समझ लेना बस, ठीक है? नल एंड वर्ड का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज को ट्रीट ही नहीं करना, सिरे से खत्म कर देना। बर्डन ऑफ प्रूफ पता है किसी को?
सबूत का बोझ। भाईजान तुम अलग ही लेके आया ना, ये अलग ही लाया। हाँ, सबूत का बोझ। अच्छा सुनो, मैं बता रहा हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल में अलग है, क्रिमिनल में अलग है। अब पहले बात करते हैं क्रिमिनल की। बात छिड़ गई तो बात कर लेते हैं अभी। पहले बात करते हैं क्रिमिनल की। भाईजान, आपने एक बंदे के ऊपर कहा, कोर्ट में नहीं, कोर्ट में नहीं, आप थाने गए, आपने कहा यही वो आदमी है जिसने मेरे सामने कत्ल किया है। एफआईआर कट गई, कट गई एफआईआर। अब इस केस को सबूत करने का जो वजन है, इस केस को प्रूफ करने का जो वजन है, वो किसके ऊपर है? आपके ऊपर, या आपने जिससे मुलजिम पे इल्जाम लगाया उसके ऊपर? विटनेस प्रोटेक्शन 2013 का एक अलग एक्ट है, वो इट्स समथिंग एल्स। ये आपके ऊपर है, किसके ऊपर है? आप पे। इसका मतलब है बर्डन ऑफ प्रूफ विल ऑलवेज बी ऑन द प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। प्रोसिक्यूशन मीन पुलिस एंड विटनेसेस। I mean to say prosecution witnesses, not defense witnesses. Police and prosecution witnesses. कतई बर्डन ऑफ प्रूफ, इस बर्डन ऑफ प्रूफ का क्रिमिनल केस में मतलब यह होता है कि केस साबित करने का जो वजन है वो पुलिस और उसके विटनेसेस पे होता है। जब पुलिस 302 की एफआईआर काटती है, वो आपके नाम को आपको कंप्लेनेंट बनाकर एफआईआर काटेगी, तो आप पुलिस के विटनेस हो जाएंगे। तो ठीक है, तो पुलिस और उसके विटनेसेस पे क्रिमिनल केस में बर्डन होता है केस को प्रूव करने का। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? केस को प्रूव करने का। असलान मैं आपकी थोड़ी देर में आपको जवाब देता हूं। बेसिकली दे डू नॉट हैव एनी सच पावर। कहां था मैं? हाँ, केस प्रूफ करने का किसके ऊपर होता है बर्डन? बर्डन होता है सिर्फ और सिर्फ पुलिस और उसके विटनेसेस पे। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए, सर क्या कभी बर्डन मुल्जिम पे हो सकता है? अभी गुलशन में एक मर्डर हुआ था, तो सेल्फ डिफेंस की प्ली ली गई है। उस मर्डर के अंदर उसमें सेल्फ डिफेंस की प्ली ली गई है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा। अब यहां पर सेल्फ डिफेंस की जब आप प्ली ले लेना तो बर्डन मुल्जिम पे आ जाता है। ये 121 कानून शहादत है। वैसे 117 कानून शहादत ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन इज ऑलवेज रिस्पांसिबल टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, अच्छा, अब प्रोसिक्यूशन को केस तो साबित करना ही करना है, लेकिन साथ में जो वो केस साबित करेगी, इट हैज टू बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। व्हाट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? अपनी बेगुनाही का सबूत कभी भी मुल्जिम नहीं देगा। आपको यह साबित करना पड़ेगा कि मुल्जिम ने गुनाह किया है। मुल्जिम कहेगा मैंने किया ही नहीं है, बस दैट्स इट। वो कहेगा मैं क्यों प्रूफ करूं? आप कह रहे हैं कि इस बंदे ने कत्ल किया है, वो बोलेगा मैंने नहीं किया, दैट्स इट। आप समझते हैं मैंने कत्ल किया, यू प्रूव इट, वो ये बात बोलेगा। तो इज द प्रोसिक्यूशन हु हैज टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब ये होता है मोर देन बीइंग श्योर। क्या मतलब होता है? मोर देन बीइंग श्योर। फिर से बोल रहा हूं, क्या मतलब होता है?
more than being sure. So if you are more than being sure that the person, if you prove that, yeah, it is more than being sure that this person has committed the murder, then only court will convict him. Else कोर्ट उसको छोड़ देगा. ये तो क्रिमिनल का बटन हो गया. बातचीत रहेगी सिविल के बटन के ऊपर. अब सिविल का बटन क्या है? सिविल में बर्डन शिफ्ट होता है. वो कभी एक पार्टी पे होता है तो कभी दूसरी पार्टी पे होता है. इसको मैं और आसान कर देता हूं. अभी तुम बस ये बात याद रखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कोर्ट जाएंगे और आप कहेंगे कि उजैर ने मेरे सर पर पिस्तौल रखकर मुझसे गाड़ी ली, तो बर्डन आप पर है प्रूफ करने का, मुझ पर नहीं है. एक फ्रॉड का केस हुआ, 2 साल हो गए. अब जिसने केस किया उसको खत्म करना चाह रहा है. वो केस खत्म कर दे तो उसमें जो विक्टिम होगा मुल्जिम होगा, जो विक्टिम होगा मुल्जिम होगा. क्या मतलब? उसमें जो विक्टिम होगा मुल्जिम होगा, उसकी परमिशन की नीड होगी. अच्छा, अगर देखो फ्रॉड का अगर कोई क्रिमिनल केस है तो फ्रॉड का क्रिमिनल केस होता है 420 पीपीसी के अंदर, 420 पीपीसी के अंदर. जो कोर्ट में मुतल्लिका कोर्ट में अब एप्लीकेशन लगाएंगे वो लगाएंगे 345 सीआरपीसी की, 345 2 रीड विद 345 6. ठीक है, तो उसके अंदर होता यह है कि कतई तौर पर मुल्जिम की परमिशन की जरूरत नहीं है. अगर तमाम के तमाम ऑफेंस कंपाउंडेबल नेचर के हैं तो अगर सिर्फ कंप्लेनेंट ही जाके ये बात बोल देगा कि मैं केस खत्म करना चाह रहा हूं तो केस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा. देयर इज नो नीड फॉर परमिशन ऑफ द अक्यूज्ड. सही है, मुल्जिम की परमिशन की जरूरत नहीं है, ना मुल्जिम की हाजिरी की जरूरत है. मुल्जिम की गैर हाजिरी में भी ये वाली एप्लीकेशन एंटरटेन हो जाएगी और केस खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड एफआईआर कॉलम नंबर 3 के अंदर तमाम के तमाम ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नेचर के हों. नहीं, देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द मुल्जिम. मुल्जिम क्यों परमिशन हो? हाँ, एक चीज हो सकती है कि इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, वो कॉन्ट्रैक्ट की वॉइड है जिसके ऊपर 420 की कंप्लेन लगाई, तो ये जरूर हो सकता है कि इन दोनों ने एक अग्रीमेंट कोर्ट के अंदर जमा करवा दिया हो. देयर इज नो नीड फॉर द परमिशन. आप 345 सीआरपीसी पढ़िएगा, 345 सीआरपीसी. ठीक है, आगे बढ़े. तो अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि भाई, मैं आपसे बोलूं कि मैं यस 345 सीआरपीसी. अब सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं, सुनिएगा, कि आप सबको ए दूंगा अगर आप लोग मेरा असाइनमेंट मुकम्मल करके दें. आई एम यूजिंग माई पोजीशन ओवर यू गाइस. यस और नो? एक उस्ताद और टीचर की. दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अल्लाह करे ये आया आप लोग का. दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अब यहां पर आप लोग कोर्ट पहुंच जाते हो कि भाई हमारा टीचर बोल रहा है ये देगा, लेकिन हम बदले में ये करें, ये तो हमारे साथ ज्यादती है. अब इसका बर्डन किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है या आपके ऊपर है? आपके ऊपर है. आपको प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ नहीं करना है. आपने इल्जाम लगाया है, आपको प्रूफ करना है. वन हू गोज टू कोर्ट that he wants something to be seen in that manner, then he has to show that thing to be seen in the manner he wants the court to see it. यार, ये बात क्लियर हो रही है? एक मिनट, ओली वो वेट कीजिएगा, वेट.